हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ड्राइंग की ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। और इसमें अपन देखेंगे आज जो राजस्थानी शैली थी, राजस्थानी शैली में चौथा भाग देखेंगे। तो मेवाड़ शैली के बारे में अपन पढ़ रहे थे। जगत सिंह, महाराणा जगत सिंह का समय तक अपन ने पढ़ लिया था। आप जगत सिंह के बाद का जो समय है उसको देखेंगे। जगत सिंह के समय मेवाड़ शैली की समर्थ परंपरा ने राज सिंह के शासनकाल में उत्कर्ष को प्राप्त किया। यानी मेवाड़ शैली का जो अच्छा समय है वो किसके समय स्टार्ट होता है? महाराणा जगत सिंह के समय स्टार्ट होता है। और उससे भी अच्छा काल किसका माना जाता है? राज सिंह। पर एग्जाम में मान लो क्वेश्चन आता है कि स्वर्ण काल किसका रहा, तो जगत सिंह का लिखोगे क्योंकि पहला प्रयास उन्हीं का था। ठीक है, इसके बाद आगे देखते हैं अपन। प्रसिद्ध चित्रकार शहाबुद्दीन कर्द बर्मर गीत 1655 ईस्वी नामक चित्रित ग्रंथ इस समय की विशेष उपलब्धि थी। यानी राज सिंह के समय चित्रित किया गया ग्रंथ था, उसका नाम था बर्मर गीत। ये पेंटिंग का नाम है और ये पेंटिंग चित्रित की गई थी 1655 ईस्वी में। और किसने चित्रित की थी? चित्रकार शहाबुद्दीन ने। और ये मेवाड़ शैली का चित्र है बर्मर गीत। चित्रकार है शहाबुद्दीन। समय इसका 1655 ईस्वी। और किसके समय चित्रित किया गया? तो राज सिंह के समय चित्रित किया गया। ये वह समय था जब औरंगजेब की हिंदू विरोधी नीति चरम पर थी। यानी राज सिंह के समय ये वह समय चल रहा था कि औरंगजेब क्या कर रहा था? हिंदू मंदिरों को तुड़वा रहा था। यानी हिंदू मंदिरों का विरोध करता वो उसको तुड़वा रहा था, या हिंदू धर्म से घृणा करता था औरंगजेब। इसी दौरान मुगल आक्रमण की परवाह किए बिना महाराणा राज सिंह ने 1617 ईस्वी में मेवाड़ के सियाड़ नामक गांव में गोवर्धन से पधारे श्रीनाथ जी के विग्रह को स्थापित कर मेवाड़ की धर्म रक्षा की। यानी राज कोई भी उस समय क्या था, कोई भी राजा यानी जो भी बाहर से मूर्ति लेके आए थे मथुरा या गोवर्धन से, तो उन कोई भी जो भी पुजारी थे उनको शरण नहीं दे रहे थे। पर राज सिंह ने उनको शरण दी थी। और मुगल आक्रमण की परवाह किए बिना उसने 1617 ईस्वी में मेवाड़ के सियाड़ नामक स्थान पर नाथद्वारा से या गोवर्धन से जो गोवर्धन से जो मूर्ति लाए थे उसको नाथद्वारा में स्थापित करवाया था। और नाथद्वारा का जो पुराना नाम है वो है सियाड़। ठीक है, श्रीनाथ जी की मूर्ति की स्थापना होने के बाद इसका नाम चेंज कर दिया गया नाथ का द्वारा, यानी नाथ द्वारा। कृष्ण का ही रूप है श्रीनाथ। ठीक है, मेवाड़ की धर्म रक्षा की थी उन्होंने और इस परंपरा को उन्होंने बनाए रखा। मेवाड़ में वल्लभ संप्रदाय की पुष्टि मार्गीय परंपरा की स्थापना से मेवाड़ अंचल में कृष्ण स्वरूप निकल कर सामने आया। यानी भगवान कृष्ण का जो संप्रदाय है वो वल्लभ संप्रदाय के अंतर्गत आता है। और श्रीनाथ जी का जो संप्रदाय है, मतलब भगवान का इसका कृष्ण का ही रूप है, वो आता है पुष्टि मार्गीय संप्रदाय। पुष्टि मार्गीय संप्रदाय में क्या होता है कि चित्र सेवा, यानी भगवान की चित्रों के माध्यम से और संगीत के माध्यम से सेवा करने की परंपरा थी पुष्टि मार्गीय में। ज्ञातव्य है कि पुष्टि मार्गीय परंपरा में चित्र सेवा और हवेली संगीत परंपरा एक मुख्य अनुग्रह मार्ग रहा। यानी उनका भगवान को रिझाने का जो प्रमुख कार्य था वो एक तो चित्र बनाकर भगवान को रिझाते थे और दूसरा संगीत के माध्यम से, जिसके फलस्वरूप श्रीनाथ जी के विग्रह के साथ मथुरा और गोवर्धन से अनेक धर्मनिष्ठ चित्रकार और संगीतज्ञ भी आए। यानी भगवान श्रीनाथ जी की मूर्ति को यहाँ पे स्थापित किया गया था, विग्रह को स्थापित किया गया था, तो मथुरा और गोवर्धन से अनेक चित्रकार और संगीतज्ञ यहाँ पे आए थे जो भगवान कृष्ण से संबंधित थे। उन्होंने मेवाड़ शैली से सामंजस्य स्थापित कर नवीन किंतु पूर्णतः कृष्ण को समर्पित नाथद्वारा शैली का प्रादुर्भाव किया। यानी यहाँ पे जो भी चित्रकार आए थे और संगीतकार आए थे बाहर से, मथुरा और गोवर्धन से, उन्होंने मेवाड़ शैली के सामंजस्य से एक नई शैली विकसित की थी वो कृष्ण को समर्पित। तो वो शैली आगे जाके नाथद्वारा शैली कहलाई थी और मेवाड़ शैली की उपशैली है।
कृष्ण समर्पित नाथद्वारा शैली का प्रादुर्भाव जो आगे चलकर मेवाड़ की उपशैली के रूप में प्रतिष्ठित हुआ। ये मैंने आपको बता दिया अभी कि नाथद्वारा शैली जो मेवाड़ शैली की उपशैली है, ठीक है, और मेवाड़ शैली के प्रभाव से वो विकसित हुई थी। इसमें कृष्ण से पूर्णतः संबंधित थे। इस शैली के चित्रों की विषय वस्तु के रूप में श्रीनाथ जी के प्राकट्य एवं लीला भाव संबंधित असंख्य चित्र कागज और कपड़े पर बनने लगे। तो उस समय क्या था, भगवान श्रीनाथ जी के प्रकट होने के जो भी लीला भाव थे, उन लीला भावों को कागजों और कपड़ों पे बनाए गए थे, उन चित्रों को। उनमें भी श्रीनाथ जी की प्रतिमा के पीछे लगने वाले कपड़े पे बने चित्र पिछवाई चित्र कहलाए। और श्रीनाथ जी की जो प्रतिमा लगती थी, स्टेचू जिसको बोला जाता है मूर्ति, उस मूर्ति के पीछे जो पर्दे लगे जाते थे, उन पर्दों पे पेंटिंग्स बनी हुई होती थी, ठीक है। उस पेंटिंग को पिछवाई पेंटिंग्स नाम दिया गया है। मान लो एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, पिछवाई पेंटिंग्स कहाँ की प्रसिद्ध है, तो ये कहाँ की प्रसिद्ध है, नाथद्वारा की प्रसिद्ध है। और पिछवाई पेंटिंग होती क्या है, तो श्रीनाथ जी की मूर्ति के पीछे लगने वाले पर्दों पर बनाई गई पेंटिंग को पिछवाई पेंटिंग्स के नाम से जाना जाता है, जो अपनी मौलिकता के कारण देश विदेश में विशेष ख्याति प्राप्त है। और इसकी मौलिकता के कारण या इसकी जो भी पहचान है कृष्ण के माध्यम से, तो वो देश विदेश में प्रसिद्ध है। ख्याति का मतलब होता है प्रसिद्धि। महाराणा जगत सिंह एवं राज सिंह के समय में अपने उत्कर्ष को प्राप्त मेवाड़ शैली में पर्वतीय शासकों जैसे महाराणा जय सिंह, अमर सिंह द्वितीय, संग्राम सिंह द्वितीय आदि के समय, यानी इनके बाद जो राजा आए थे उनमें थे महाराणा जय सिंह थे, महाराणा अमर सिंह द्वितीय थे और संग्राम सिंह द्वितीय। यानी अमर सिंह एक पहले आया था, महाराणा प्रताप का सुपुत्र, तो वो अमर सिंह प्रथम था, ठीक है। और संग्राम सिंह सांगा को भी संग्राम सिंह बोला जाता है, ठीक है। तो वो फर्स्ट माना जाता है और सेकंड इसको माना जाता है, जो ये भी बाद में आया। ये पिछवाई पेंटिंग्स का चित्र है। ऐसे चित्र बनाए जाते थे पिछवाई पेंटिंग्स में, ठीक है, श्रीनाथ जी की लीला से संबंधित या कृष्ण की लीलाओं से संबंधित। ये पिछवाई पेंटिंग्स हैं, पिछवाई चित्र। में मुगल प्रभाव पूर्णतः झलकने लगा। यानी बाद के जो राजा थे राज सिंह के बाद, उसमें जो मुगल प्रभाव था वो यानी पूरी तरीके से दिखाई देने लगा, जो हमें संग्राम सिंह द्वितीय के समय चित्रित बिहारी सतसई 1717 में स्पष्ट परिलक्षित होता है। यानी मुगल शैली का सबसे अधिक प्रभाव कौन से चित्र में दिखाई देता है, तो बिहारी सतसई में दिखाई देता है। और बिहारी सतसई कब चित्रित किया गया, तो ये चित्रित किया गया था 1717 ईस्वी में। और किसके समय, तो संग्राम सिंह द्वितीय के समय, ठीक है। मेवाड़ शैली का ये मिश्रित स्वरूप राज दरबारों, स्थानीय रियासतों, वैष्णव पीठों और 19वीं शताब्दी तक चलता रहा, ठीक है। ये जो मुगल शैली के प्रभाव से संबंधित जो मेवाड़ शैली है, ये राज दरबारों में चलती रही, स्थानीय रियासतों में चलती रही, वैष्णव पीठों में चलती रही। वैष्णव पीठ यानी श्री कृष्ण से संबंधित, तो 19वीं शताब्दी तक चलता रहा, मतलब ये जो आज भी ये क्रम श्रीनाथ जी की सेवा में और स्वतंत्र रूप से अनवरत जारी है, लेकिन व्यावसायिक दृष्टिकोण में इनकी मौलिकता अवश्य प्रभावित किया है। यानी वर्तमान में भी ये अनवरत जारी है, श्रीनाथ जी से संबंधित चित्र बनाए जाते हैं, पर व्यावसायिक दृष्टिकोण के कारण ये अलग तरीके के चित्र बनाए जाते हैं और उसकी मौलिकता पुरानी जैसी नहीं रही है। यानी कमाई पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है इस समय। अब विशेषता देखते हैं अपन मेवाड़ शैली की। विशेषता में पहली विशेषता इसमें दे रखी है, प्रारंभिक मेवाड़ शैली पर अभ्रंश शैली गुजरात मालवा का प्रभाव दृष्टि है। यानी प्रारंभिक जो मेवाड़ शैली थी, शुरुआत की जो मेवाड़ शैली थी, उस पर अभ्रंश शैली का प्रभाव दिखाई देता है। और अभ्रंश शैली में मुख्यतः गुजरात और मालवा का प्रभाव दिखाई देता है, जो स्थानीय लोक शैली से मिलकर रंगों के चटकपन, प्रकृति के अलंकारिक रूप सर्जना एवं मोटे रेखांकन से युक्त देशज प्रभाव लिए हुए प्रकट हुई।
यानी इस पे स्थानीय लोक शैली का प्रभाव दिखाई देता है और रंगों में चटकपन दिखाई देता है। चटकपन का अर्थ होता है चमकीलापन ज़्यादा दिखाई देता है और प्रकृति का अलंकारिक चित्रण यहाँ पे किया गया है और मोटी रेखाएं बनाई गई है। दूसरी विशेषता देखते हैं। 17वीं सदी के चित्रों में रंगों का सुफियानापन, छाया प्रकाश एवं चेहरे की स्वस्थता उभरी। यानी 17वीं शताब्दी में क्या हुआ, रंगों में सुफियानापन आया। सुफियानापन का मतलब होता है मन को भाने वाले या उसमें कृष्ण से रिलेटेड कलरों का प्रयोग किया गया। जैसे सुफियानापन में कृष्ण पीले रंग की धोती पहनते थे, ठीक है। तो पीला पीला और जो लाल रंग था इसमें ज़्यादा प्रयुक्त किया गया था और चेहरे में छाया प्रकाश के प्रभाव को दिखाया गया और चेहरे को उभरा हुआ गोल बनाया गया। पुरुष आकृति गठीली मूंछों युक्त उभरा ललाट, विशाल नेत्र तथा सुंदर पगड़ी से सुशोभित चित्रित किया गया। और पुरुष आकृतियाँ थी उनको मूंछों के साथ दिखाया गया था, ललाट उनका उभरा हुआ था, नेत्र बड़ी बड़ी आंखें थी और सिर पे पगड़ी थी। वहीं नारी आकृति छोटा कद, कसा हुआ वक्ष स्थल, मीनाकार नयन, छोटी चिबुक और आभूषणों और फुंदनों से सजी वैनी युक्त राजस्थानी परिधानों में चित्रित किया गया। और नारी आकृतियों में यहाँ पे छोटे कद में बनाया गया और उभरा हुआ वक्ष स्थल बनाया गया। मीनाकार नयन बनाए गए। मीनाकार नयन का मतलब होता है मछली जैसी आँखें, ठीक है। यानी ये मछली का आकार होता है, ठीक है। तो ऐसी आँखें यहाँ पे बनाई गई थी। पीछे का ये भाग नहीं बनाया गया था, ठीक है। ओनली ये आगे वाला भाग बनाया गया था, ठीक है। इसे मीनाकार नयन कहते हैं। मीन प्लस आकार, यानी मीन का मतलब होता है मछली, नयन आप समझते ही हो, आँख। और जो आभूषणों से सजे हुए दिखाए गए थे। और जो वेणी थी, वेणी का मतलब होता है ओढ़नी, ठीक है। वेणी का मतलब होता है ओढ़नी। जो ओढ़नी थी उसमें लाल फुंदने वगैरह लगी हुई थी। लाल फुंदनों का ज़्यादातर प्रयोग किया गया था इसमें। फुंदने मतलब आपने ओढ़नी पे चिपके हुए फुंदन वगैरह या कुछ डिजाइन चिपका रखी होगी, वो देखी होगी, पुराने टाइम में आती थी। वैसी ओढ़नी का यहाँ पे ज़्यादातर प्रयोग किया गया था। अब तीसरी विशेषता देखते हैं अपन। मेवाड़ शैली में आलेखन स्थान को कथानक के अनुरूप कई भागों में विभक्त कर चित्र को संयोजित किया गया है। मेवाड़ शैली में जो आलेखन है, आलेखन का मतलब होता है डेकोरेशन। तो यानी जो पूरी पेंटिंग है उस पेंटिंग को अनेक भागों में विभाजित किया गया है, ठीक है। स्टोरी के आधार पे उसको बनाया गया है और ज़्यादातर प्रेम से संबंधित स्टोरियाँ होती थी इनकी। चित्र में एक खंड में श्रृंगारिक नायिका है तो दूसरे खंड में वासक सज्जा नायिका का चित्र सर्जित है। वहीं तृतीय खंड में परिचारिकाओं से घिरी नायिका चित्रित है, ठीक है। एक जैसे नायिका का चित्र बना रखा है तो उसको अलग अलग भागों में बांट रखा है। जैसे फर्स्ट भाग में दिखा रखा है श्रृंगारिक नायिका। श्रृंगारिक नायिका का मतलब होता है सजते संवरते हुए नायिका को इसमें दिखा रखा था। दूसरे खंड में वासक सज्जा नायिका। वासक सज्जा का मतलब होता है यानी सजने संवरने के बाद अपना प्रियतम का इंतजार करते हुए, ठीक है। फिर तीसरे खंड में क्या है, वो परिचारिकाओं से घिरी हुई है। परिचारिका मतलब उसकी जो भी दासी वगैरह है या उसके शैले हैं उससे घिरी हुई दिखाई गई है। इस प्रकार प्रत्येक खंड अपने आप में स्वतंत्र संयोजन है, लेकिन सभी खंड मिलकर चित्र को एक पूर्ण कृति का स्वरूप देते हैं। यानी सभी खंड का अपना अलग अलग महत्व है, पर तीनों खंड मिलके एक चित्र पूरा चित्र बनता है। अब चौथी विशेषता। चौथी विशेषता देखते हैं। हास्य विशेष रूप से स्थानीय प्रभाव ली हुई लाल, हिंगुल तथा सिंदूरी रंगों से युक्त बनाई गई। हाशिए का मतलब होता है चित्र की चारों ओर जो बाउंड्री लाइन खींची जाती है उसको हाशिया बोला जाता है। और हाशिए किससे बनाए जाते थे, लाल, हिंगोल और सिंदूरी रंगों से। कालांतर में मुगल प्रभाव के कारण अलंकरण युक्त बने। यानी जैसे जैसे समय अंतराल के अनुसार उस पर मुगल शैली का प्रभाव आता गया, वैसे वैसे हाशियों में भी अलंकरण युक्त हाशिए बनाए गए थे, ठीक है। अलंकरण युक्त का मतलब होता है डेकोरेशन, फूल पत्तियां डिजाइन इसमें जोड़ी गई थी। पांचवी विशेषता देखते हैं अपन।
मेवाड़ शैली में चित्रित विषयों में भागवत पुराण, गीत गोविंद, सूरसागर, बिहारी सतसई, रसिक प्रिया, लोर चंदा, रामायण, कृष्ण लीलाओं के अलावा रागमाला, बारहमासा, ऋतु वर्णन, नायक नायिका भेद और लोक कथाओं का चित्रण प्रमुख विशेष रहे। विश्व में देखें तो भागवत पुराण है, गीत गोविंद है, सूरसागर है, बिहारी सतसई है, रसिक प्रिया है, लोर चंदा है, रामायण है, कृष्ण लीला के अलावा रागमाला, बारहमासा, ऋतु वर्णन, नायक नायिका भेद, लोक कथाओं का चित्रण प्रमुख विषय है इसके। ठीक है, एग्जाम मान लो क्वेश्चन आता है तो मेवाड़ शैली के प्रमुख विषय कौन कौन से है, तो ये लिखोगे आप प्रमुख विषय। ठीक है, ये सारे विषय आ जाएंगे इसमें। 18वीं सदी के अंत तक श्रीनाथ जी को विषय बनाकर बहुलता से चित्र बने। मान लो एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए 18वीं शताब्दी में किस विषय को आधार बनाकर मेवाड़ शैली में अत्यधिक चित्र बनाए गए, तो वो बनाए गए श्रीनाथ जी के विषय को आधार बनाकर 18वीं शताब्दी में मेवाड़ शैली में सबसे अधिक चित्र बनाए गए थे। संक्षेप में बाल कृष्ण, गोपाल कृष्ण और श्रृंगारी मदन मोहन का चित्रण मेवाड़ शैली। तो यानी जो संक्षेप में अपन कह सकते हैं बाल कृष्ण, गोपाल कृष्ण और श्रृंगारी मदन मोहन का चित्रण यहाँ पे प्रमुखता से किया गया था। यानी कृष्ण को मुख्य आधार बनाया गया था। पूरी राजस्थानी शैली में कृष्ण को मुख्य रूप से आधार बनाया गया था। इसको देखते प्रमुख देन है, यानी इन्हीं को ज्यादातर यहाँ पे चित्रित किया गया था। और सौंदर्य अनुभूति मेवाड़ शैली का मुख्य ध्येय है। यानी सौंदर्य अनुभूति का मतलब होता है सुंदरता ही मेवाड़ शैली का मुख्य ध्येय था, यानी उनका मुख्य कार्य था। मेवाड़ शैली के प्रारंभिक चित्रों की पृष्ठभूमि में लोक प्रभाव लिए हुए पर्देनुमा सपाट और वनस्पति पर्दे पर्देनुमा सपाट वास्तु और वनस्पति अंकित की गई। यानी मेवाड़ प्रारंभिक चित्र थे, उसमें लोक शैली का प्रभाव दिखाई देता है। और वास्तु का मतलब होता है भवनों का निर्माण या महलों का निर्माण पेंटिंग में दिखाया गया था। तो वो पर्देनुमा दिखाया गया था, पर्दे के जैसा, और वनस्पति अंकित की गई थी। लेकिन कालांतर में अंतराल गुण का समावेश हुआ, जहां चित्रों की पृष्ठभूमि में स्थानीय प्रभाव लिए हुए सफेद वास्तु एवं क्षेत्रीय वनस्पति के रूप में आम, कदली युक्त सघन वन संपदा के चित्रण के साथ पशु पक्षियों में हाथी, शेर, हिरण, बंदर, मयूर, सुक, सारस, हंस, कोयल, चकोर का चित्रण प्रमुखता से हुआ। ठीक है, इनका चित्रण प्रमुखता से किया गया था। यानी पृष्ठभूमि में बाद में अलग प्रभाव आ गया था और वास्तु किससे सफ़ेद से बनाई जाती थी, वन्य महल वगैरह वो सफ़ेद रंग से बनाए जाते थे और क्षेत्रीय वनस्पति बनाई जाती थी। जैसे आम का वृक्ष है, कदली युक्त सघन वन संपदा है। कदली का मतलब होता है केले का वृक्ष। फिर पशु पक्षियों में हाथी है, शेर है, हिरण है, बंदर है, मयूर है, सुख, सारक, हंस, कोयल, चकोर आदि का चित्रण प्रमुखता से हुआ है। आगे देखते हैं। 18वीं सदी में मुगल प्रभाव के कारण पृष्ठभूमि में रात्रिकालीन दृश्यों में चांद और तारों से आच्छादित आकाश का भव्य चित्रण देखने को मिलता है। यानी 18वीं शताब्दी में क्या हुआ था कि यहाँ पे मुगल शैली का प्रभाव आ गया था। तो मुगल शैली का प्रभाव आने के कारण पृष्ठभूमि यानी बैकग्राउंड में रात्रिकालीन दृश्य बनाए गए थे और रात्रिकालीन दृश्य में आकाश में चांद तारों को दिखाया गया था। आच्छादित का मतलब होता है घने चांद तारे मतलब चांद तो एक ही होगा, तारे बहुत सारे दिखाई गए थे। आच्छादित का मतलब ऐसे ढका हुआ होता है। लास्ट विशेषता है या लास्ट इसमें चित्रकारों के नाम दे रखे हैं। मेवाड़ शैली के प्रमुख चित्रकारों को मनोहर साबुद्दीन, नसरुद्दीन मेहरू, कृपाराम, राम प्रताप, नयन चंद्र, जीवा, अमरा, शिवदयाल और रघुनाथ आदि प्रमुख रहे। अब मेवाड़ शैली के मान लो एग्जाम में क्वेश्चन आता है मेवाड़ शैली के प्रमुख चित्रकार कौन कौन रहे, तो आपके प्रमुख चित्रकार थे इसमें थे मनोहर साबुद्दीन, नासरुद्दीन मेहरू, कृपाराम, राम प्रताप, नयन चंद्र, जीवा, अमरा, शिवदयाल, रघुनाथ।
ये इसके प्रमुख चित्रकार थे मेवाड़ शैली के। आगे देखते हैं 18वीं सदी के अंत में मेवाड़ शैली अपनी चारुता एवं भव्यता मुगल और पाश्चात्य शैली के प्रभाव स्वरूप होने लगी। और 18वीं शताब्दी के लास्ट में क्या हुआ था कि मेवाड़ शैली अपने सौंदर्य को, चारुता का मतलब होता है सौंदर्य को, और जो अपनी पहचान थी भव्यता, उसको किसके प्रभाव में खोने लगी, तो प्रभाव पड़ा था इस पे मुगल और पाश्चात्य शैली का। पाश्चात्य शैली यानी पश्चिम की कला। पश्चिम की कला में मुख्य रूप से यूरोप की कला गिनी जाती है, ठीक है, ब्रिटिश कला, वो अंग्रेजों के कारण आई थी। अंग्रेजी प्रभाव के कारण ये शैली समाप्त हो गई, अपनी पहचान नहीं बना पाई, बनाए नहीं रख पाई। ठीक है, आज की क्लास यहाँ समाप्त होती है। कल आपको मारवाड़ शैली के बारे में आपको समझाया जाएगा, और वीडियो को ढंग से देखें और इनको बार बार इनको अभ्यास करें, जब भी जाके आपको याद होगा। काफ़ी अच्छा चैप्टर है राजस्थान के इतिहास के बारे में, ये आपके आगे तक काम में आएगा ये चीज़ें। ठीक है, ढंग से पढ़ें इनको। ओके, जय हिंद।